हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि कोरोना काल के बाद की जो स्थिति पैदा हुई है, यानी अभी प्रेजेंट टाइम की जो स्थिति है, उसमें पढ़ाई पर क्या असर पड़ा है। अगर हम बात करें स्कूली छात्रों के बारे में, कॉलेज के छात्रों के बारे में, इवन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरोना की मार, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और कैसे करें इन परिस्थितियों में पढ़ाई, और अंत में हम देखेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की दास्तां क्या है। तो एक एक करके हम सभी को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरोना की मार। तो सब अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि कोरोना काल के टाइम पीरियड में हर एक डिपार्टमेंट में इसकी जो है प्रभाव पड़ा है। चाहे हम बात करें व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा, खेलकूद, राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी हर एक डिपार्टमेंट, हर एक क्षेत्र में कोरोना के कारण प्रभाव पड़ा है। इवन जो गरीब, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उनको सबसे ज़्यादा मार का सामना करना पड़ा है। यानी कहने का मतलब है कि आज भी परिस्थिति वही है, यानी गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की तो कमर तोड़ी ही है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी के ऊपर प्रभाव पड़ा है तो वो है मध्यम वर्ग। अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कोई भी परिस्थिति होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभाव पड़ता है तो मध्यम वर्ग की फैमिली को पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट आई थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उसमें एक बात कही गई थी कि अपने देश में कोरोना काल के बाद लगभग 13 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से 40% यानी 5.25 करोड़ लोग ब्लू कॉलर जॉब करते थे, यानी ऑफिस में जाके काम करते थे। अब कोरोना काल के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि आपको बोल दिया गया आप घर में बैठ के काम करो, यानी ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई। तो बेरोज़गारी तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। यानी हमारे समाज में लोग ज़्यादातर बेरोज़गारों को चिढ़ाने की सोच रखते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई फैमिली में कोई बंदा अगर बेरोज़गार है, किसी परिस्थिति के कारण जॉब नहीं मिल पा रही इवन, तो अब उसके ऊपर क्या होता है, परिवार वाले तो नहीं बोलेंगे, सबसे ज़्यादा बोलते हैं कौन, सोसाइटी वाले, कि देखो लड़का उसके चेला राम का लड़का जो है तो वो जॉब नहीं कर रहा है। यानी ऐसी कई सारी गंभीर अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं और वो लड़का या लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर में चला जाता है, इवन वो ठेस उसके दिल को पहुंचती है और वो फिर गलत काम कर लेता है। यानी गंभीर अवस्था है ये बेरोज़गारी। 13 करोड़ लोग कम नहीं हैं। 13 करोड़ लोग बेरोज़गार होना यानी देश की जो स्थिति है बहुत बहुत दयनीय है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोविड महामारी के कारण स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित तो किया ही है, साथ ही साथ शिक्षा पर भी खासा असर डाला है। और पिछले दिनों में आए एक सर्वे में बताया गया है कि महामारी की वजह से स्कूल और कॉलेज के छात्रों में शिक्षा में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। और इस सर्वे के मुताबिक जो कमी महामारी की वजह से आई है उसे दूर करने में कम से कम 3 साल का वक्त लग सकता है। कितनी बड़ी बात है कि जो महामारी के कारण उस निपटारे से निपटने के लिए 3 साल का समय लगेगा। अब सरकार की तरफ से भी संसद द्वारा बताया गया है कि कोविड-19 ने किस कदर शिक्षा को प्रभावित किया है। सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे, यानी एक टीमलीज एडटेक करके एक कंपनी है, उसने अपने नतीजों में एक बात कही है कि कोविड-19 के कारण शिक्षा में 40 से 60% का नुकसान हुआ। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद है तो बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ेगा। घर में बच्चा उतना पढ़ नहीं पाता। और रही बात ऑनलाइन पढ़ाई की, तो ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन अगर हम फेस टू फेस किसी टीचर से किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई चीज़ पूछते हैं तो वो डायरेक्टली वो हमको बताते हैं। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगी तो बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो टीम लीज एडिटेट ने देश के 700 विद्यार्थियों और 75 विश्वविद्यालय में अग्रणी छात्रों के बीच सर्वेक्षण किया ताकि उन्हें शिक्षा में हुए नुकसान का पता लगाया जा सके कि किस प्रकार का नुकसान हुआ है। अब शिक्षा में जो नुकसान होता है वो 5 कारणों के कारण हुआ। कौन कौन से कारण हैं? डिजिटल डिवाइड, सरकार संस्थानों में सुस्त प्रशासन, पहले से मौजूद क्षमता में कमी, अधिकतर देशों की तुलना में ज़्यादा लंबा लॉकडाउन और कमज़ोर ऑनलाइन अध्यापन विषय वस्तु। तो टीम लीज एडटेक के सीईओ शांतानु रूस ने कहा है कि भारत में 3.5 करोड़ विश्वविद्यालय छात्र हैं, जबकि दुनिया भर में लगभग 22.2 करोड़ हैं और पहले से मौजूद कई चुनौतियों के कारण कोविड-19 और संकटपूर्ण रहा है। खैर, सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छे काम किए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे।
तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे और उन्होंने एक बात कही है कि स्कूल 50% उपस्थित एवं कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी अन्य उपायों के साथ खुलेंगे। वहीं कक्षा 1 से 5 के विद्यालयों के संचालन के संबंध में 1 सप्ताह पश्चात परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो अब एक चीज़ तो हमें पता है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यानी उसका एडवांटेज होगा और उसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो सबसे पहले हम एडवांटेज जानेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई के बहुत से फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी चाहे लैपटॉप, मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर पढ़ाई करने में उन्हें मनोरंजन जैसा लगता है। इसीलिए तो बच्चे नहीं पढ़ पाते। अक्सर देखने को मिलता होगा बच्चे मोबाइल में ज़्यादातर क्या खेलते हैं, गेम। और जब गेम खेलते हैं तो उन्हें मोबाइल में पढ़ने का मन कैसे लगेगा, जब तक कि पेरेंट्स उनके साथ बैठे नहीं रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको मनोरंजन तो लगेगा ही, और पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए वो उनको धीरे धीरे उसकी लत करनी पड़ेगी। अगर स्कूल बंद है तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए उसकी आदत डालनी पड़ेगी। ऑनलाइन पढ़ाई करने से समय की बचत होती है, ज़ाहिर सी बात है, और टीचर और स्टूडेंट दोनों का बचत होता है। यानी आप क्या करते हो कि अगर स्कूल या कॉलेज जाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, बट हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन में दोनों से फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ऐसे बच्चों और टीचरों का जो तकनीकी वो भी विकसित होगा। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को एक फ़ायदा यह भी है कि वे गैजेट और इंटरनेट का प्रयोग करना सीख जाएंगे, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि भारत जो है धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है। और इसमें एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर बच्चा टेक्निक की कोई चीज़ सीखेगा, टेक्नोलॉजी सीखेगा, तो उसके लिए आने वाली भविष्य के लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होगा। ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे अपने घर से ही पढ़ सकते हैं और जिससे वे कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उन्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये फ़ायदा है कि टीचर से बचे रहेंगे, कि टीचर की मार से बचे रहेंगे, है ना? तो ऐसी बात नहीं है, अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। टीचर के मारने का एक कारण है कि बच्चे को उनकी दिशा में भटकने से बचाते हैं, और टीचर ऑलवेज बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो बच्चे का भी कर्तव्य होता है कि वो अपने पढ़े, है ना, सारी चीज़ों को सही तरीके से अच्छा काम करे, जिससे पेरेंट्स भी खुश हो और पढ़ाने वाले टीचर को भी अच्छा लगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कोरोना वायरस की तरह फैलने वाली अन्य वायरस ज़्यादा नहीं फैल पाते, जिससे बच्चे और शिक्षक दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। ये तो हमारा एडवांटेज हो गया, है ना। अब जानेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई के नुकसान के बारे में। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे घर से ही पढ़ाई करते हैं, जिससे उनका ध्यान भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर स्कूल में होते तो पढ़ पाते, अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर में बन रहा रसगुल्ला बन रहा है, नमकीन बन रहा है, समोसा बन रहा है, तो ध्यान कहाँ है, रसगुल्ला में। तो पढ़ेंगे कैसे? मोबाइल में पढ़ रहे हैं और एक तरफ बोल रहे हैं मम्मी रसगुल्ला कब बनाओगे। तो यही चीज़ें हो जाती हैं कि ध्यान भटकने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, है ना। और जब बच्चे घर पर ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उनका ध्यान भटकता है, वे इंटरनेट पर अन्य चीज़ें भी खोजने लगते हैं। पता चला मम्मी ने दे दिया, ले बेटा पढ़, और बेटा पढ़ रहा है, मम्मी चली गई किचन में, तो बेटा मोबाइल खेलने लगा, गेम्स खेलने लगा, पबजी सब कुछ खेलने लगा। तो यही कई सारी चीज़ें होती हैं। ऑनलाइन पढ़ाई में इंटरनेट की समस्या भी कभी कभी देती है, कभी कभी नहीं चलता नेटवर्क के कारण। पढ़ाई करते समय यदि इंटरनेट और नेटवर्क ख़राब हो जाए तो बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर उसके बाद पढ़ने का तो मन ही नहीं लगता। और कुछ बच्चे गरीब घर के होते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है। कुछ बच्चे गरीब घर के होते हैं। अब क्या हुआ कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब टीचरों ने, प्रिंसिपल ने कह दिया कि आप एक मोबाइल लो और मोबाइल के पास क्या करो, पढ़ो। सबसे गंभीर अवस्था यही हो जाती है कि गरीब घर का जो बच्चा कैसे ऐसे महंगे गैजेट्स या मोबाइल कैसे ले पाएगा, कैसे ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएगा। तो अभी हाल ही में एक खबर आई है कि किसी किसान ने अपना एक बैल बेचकर बच्चे के लिए मोबाइल खरीदा। कितनी बड़ी बात। तो ये भी एक गंभीर अवस्था है। अब इसमें क्या होता है कि आजकल के ज़्यादातर शिक्षकों और बच्चों को इंटरनेट का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वे तकनीकी ज्ञान से दूर रहते हैं, टेक्नोलॉजी से उनको इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जिस कारण उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खैर, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जाहिर सी बात है कि आने वाली जो समय है उसमें बच्चों को काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें ज्ञान दिया जाएगा, जिससे उनका इम्प्रूवमेंट हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, ये मेरा टॉपिक है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन यही होता है कि सर हमको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता।
तो पढ़ाई में मन ना लगने का 10 कारण। अब 10 कारण कौन कौन से? सबसे पहली बात, फोकस में कमी, विषय पर पकड़ ना होना, विषय की में रुचि ना होना, बहुत अधिक किताबों का होना, पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या टाइम टेबल का ना होना, कोई निर्धारित लक्ष्य ना होना, ध्यान बटाने वाले साधनों का आसपास होना, समान क्षेत्र में मित्र ना होना, प्रेरणा की कमी और किसी और क्षेत्र में रुचि। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो भी बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। एक एक करके हम सबको समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि फोकस में कमी। फोकस में कमी, अब फोकस में कमी कैसी होगी? तो अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हम ठीक से फोकस नहीं कर पाते। मतलब कि अगर हम पढ़ रहे हैं मैथ, तो मैथ ध्यान कहाँ है? ध्यान है इंग्लिश में। यानी कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि मैथ तो हम पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ते पढ़ते ध्यान में आता है, अरे यार इंग्लिश तो मैंने किया ही नहीं, अब एग्ज़ाम में कैसे दूंगा। फिर उसके बाद साइंस पकड़े, तो साइंस पकड़ने के बाद फिर उसके बाद दिमाग में लगने लगा, अरे यार मैथ तो बचा हुआ, मैथ कैसे कवर होगा। तो ये जो है ना, वो फोकस में कमी को दर्शाता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट पर फोकस करें जिस सब्जेक्ट को हमने उठाया। फॉर द एग्जांपल, अगर मैं मैथ पढ़ रहा हूँ तो मैं मैथ पर ही फोकस करूँ, किसी अन्य सब्जेक्ट के बारे में ना सोचूं। जब मैथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं साइंस, इंग्लिश या जियोग्राफी, हिस्ट्री, किसी को भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठा सकता हूँ। तो यही चीज़ हो जाती है। यानी अगर 100% ध्यान हो किसी एक सब्जेक्ट में तो 100% रिजल्ट भी आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विषय पर पकड़ ना होना। अब मेन क्या हो जाता है ये देखो। अक्सर ये होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको कुछ सब्जेक्ट ऐसे लगते हैं कि बहुत आसान है, हम इसको कवर कर लेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल, किसी को हिस्ट्री पसंद है, किसी को साइंस पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, तो वो क्या करता है कि वो कर लेता है। लेकिन अगर फॉर द एग्जांपल किसी को साइंस नहीं पसंद, तो क्या करता है कि वो पढ़ता ही नहीं है। अब मैंने कुछ बच्चों को देखा कि इंग्लिश पसंद नहीं है तो वो पढ़ते ही नहीं है। यानी अब क्या होगा, विषय की पकड़ नहीं होगी उनमें। अब इसमें क्या होगा, यदि किसी विषय में हमारी पकड़ कमज़ोर है तो हमारा मन उस विषय को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। मतलब अगर हमें अच्छे से समझ आता है किसी सब्जेक्ट को तो हम उसी को पढ़ते हैं, है ना। तो बात ये है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और उसको हम धीरे धीरे, शुरू में क्या होगा, बोरिंग लगेगा। जाहिर सी बात है कि अगर हम साइंस उठाएंगे, साइंस हमको पसंद नहीं है, इंग्लिश उठाएंगे, इंग्लिश हमें पसंद नहीं है, तो शुरुआती दौर पर वो बोरिंग लगेगा। पर धीरे धीरे अगर हम उसको करेंगे तो वो रूटीन में आ जाएगा और हम आसानी से उसको कर पाएंगे। तो ये मेन मुद्दा होता है विषय पर पकड़ ना होना। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे बाद फिर उसके बाद थर्ड नंबर में कि विषय में रुचि ना होना। अब विषय में रुचि ना होना या विषय में पकड़ ना होना, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अब संबंधित कैसे हैं कि मान लो अगर किसी विषय में बिना रुचि के 4-5 दिन तक लगातार नियम से पढ़ें। अगर मैंने साइंस, मुझे पसंद नहीं है और मैं साइंस को नहीं पढ़ूंगा तो मेरे लिए तो बेनिफिट वाली बात नहीं हो जाएगी। मुझे हिस्ट्री पसंद है, एक बात यहाँ साफ तौर पर क्लियर हो जाती है कि जिस बच्चे को जो भी सब्जेक्ट पसंद होता है ना, वो उसी को पढ़ता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर मेरे को हिस्ट्री, जियोग्राफी पसंद है तो मैं हिस्ट्री, जियोग्राफी को बाद में कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट। अगर कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है, फॉर द एग्जांपल साइंस है, तो साइंस को पढ़ने के लिए उसको आदत डालनी पड़ेगी। शुरुआत में बोरियत फील होगी, जाहिर सी बात है, लेकिन धीरे धीरे जब हम करेंगे तो डेली रूटीन में आ जाएगा और अच्छा लगने लगेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बहुत अधिक किताबों का होना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 50 किताब खोल के बैठ जाते हैं, उसी में सो जाते हैं, खाना खा रहे हैं, लेट जाते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है कि बहुत सारी समस्या पैदा करती हैं। कुछ तो दिखावे के लिए खोल लेते हैं कि मैंने 50 किताब खोली, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर हम किसी एक किताब को पढ़ते हैं, यानी कि मेरे गुरु या टीचर ने एक बात कही थी कि अगर कोई सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, कोई भी एक बुक को पढ़ रहे हैं, तो उस एक बुक को 100 बार पढ़ें, ना कि 100 बुक को एक बार पढ़ें, है ना। यानी अक्सर हम कहते हैं कि हर अच्छी लगने वाली किताब को हम खरीद लाते हैं। देखा कि अरे यार इसका फ्रंट पेज तो मस्त है, इसमें मिसाइल बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, चमगादड़ बना हुआ है, पूरा भारत का नक्शा बना हुआ है, अंदर भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती है ना। तो मतलब ये है कि अगर हम किसी बुक को ले रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बुक को ले रहे हैं, तो हम उसी को पढ़ें। यानी अधिक मित्र और अधिक किताबें भी व्यक्ति की दुश्मन बन जाती हैं। तो यही चीज़ हमको नहीं करनी। किसी एक पर्टिकुलर किताब को उठाइए, उसको पढ़िए, 1-2 बार पढ़िए जब तक वो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद अपन दूसरी किताब को पढ़ेंगे। ढेर सारी किताब पढ़ने से दबाव आता है, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम या टाइम टेबल का ना होना।
मैंने कई बच्चों को देखा है कि क्या करते हैं कि एक बार टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल ऐसा कि पेरेंट्स भी खुश आ जाए, मस्त आप तो यूपीएससी एकदम क्लियर मतलब समझ लो। फिर उसके बाद वो सो गए। मतलब ऐसा है कि एक बार टाइम टेबल बनाए, दूसरे दिन फिर टाइम टेबल में चेंज, तीसरे दिन फिर टाइम टेबल में चेंज। तो ये क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि लगातार हम उसके प्रति जो हमारा डिसिप्लिन है वो पढ़ाई के प्रति नहीं है। मतलब कि क्या आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम है या फिर आप कोई भी किताब ऐसे ही बीच में उठाकर पढ़ने लगते हैं। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बिना मन उठाए कोई भी किताब उठा के पढ़ने लगते हैं, कोई भी बुक उठा के पढ़ने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। इससे क्या होता है कि मेंटेन सही नहीं कर पाते हम। अगर हम सही से टाइम टेबल बनाएंगे और उसका डेली फॉलो करेंगे तो हमारे लिए आने वाले समय बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोई निर्धारित लक्ष्य ना होना, यानी पढ़े जा रहे हैं, ज़िंदगी चल रही है, पढ़े जा रहे हैं बिना निर्धारित लक्ष्य के। तो यानी अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि क्या आप कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है आपका या फिर आप उसे पढ़े जा रहे हैं। ये उसी प्रकार है जैसे आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है और चले जा रहे हैं। यानी जब लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। ऐसे में आप ये तय ही नहीं कर पाते हैं कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं। चूँकि सभी परीक्षाओं का जो पैटर्न होता है अलग अलग बात होता है, चाहे हम एमपीपीएससी की बात करें यूपीएससी की बात करें, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। इसलिए हमें क्या करना है कि उनको एक प्रॉपर वे में पढ़ना है और एक निर्धारित लक्ष्य बना के पढ़ना है कि अगर हम एक लक्ष्य निर्धारित बना के पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान भटकाने वाले साधन, अब ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या आजकल के बच्चे क्या हैं, मोबाइल लिए हुए हैं, बेबी बेबा करे जा रहे हैं कि खाना खाए, हाँ खाना खा लिए, खाना नहीं खाए, हाँ खाना नहीं खाए, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, जियो, ट्विटर, न जाने क्या क्या चलाते रहते दिन भर। तो बात ये आती है कि अगर पढ़ाई पर फोकस करना है तो इन सभी साधनों को यूज़ करो, लेकिन कम करो। कम करने का मतलब है कि उन्हीं चीज़ों को हमें टारगेट करना है जो हमें पढ़ाई से रिलेटेड वो सोशल साइट हमें प्रदान कर रहे हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर आप यूट्यूब खोले हैं तो यूट्यूब से हमें उन इन्फॉर्मेशन को हासिल करनी है जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट करेगी। हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक को खोलना है तो हमें उन चीज़ों को देखना जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप एक स्टूडेंट है, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। तो आजकल क्या होता है कि डिजिटल युग में हम हर समय मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि से घिरे रहते हैं। इन सब में भी ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन जो बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाने का काम करता है। मैंने कई सारे टॉपरों के बारे में पढ़ा है कि उनने एक बात साफ तौर पर क्लियर करी है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमने क्या किया, इसकी मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। मतलब आपको अगर अपने टारगेट को पाना है तो टारगेट को पाने के लिए मोबाइल को उतना यूज़ करो जितना हमें सफिशेंट हो, यानी जो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड हो, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद समान क्षेत्र में मित्र ना होना। अब समान क्षेत्र में अब हम देखेंगे कि समान क्षेत्र में मित्र ना होना ये भी गंभीर समस्या, यानी अपने मित्र प्राइवेट सेक्टर में कुछ खुद का बिजनेस कर रहे हैं, है ना। ये ऐसे होते हैं, कुछ प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं, उनका एक अपना अलग पैटर्न है ना। तो समान क्षेत्रों में मित्र ना होना ये भी एक गंभीर समस्या है। यानी यदि हो सके तो कुछ ऐसे भी मित्र बनाए जो तैयारी कर रहे हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल ए नाम का व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो बी नाम के व्यक्ति भी उसी तैयारी में होना चाहिए, यानी समान क्षेत्र में समान मित्र का। तो ये तो बात क्लियर हो जाती है कि समान क्षेत्र में समान मित्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रेरणा की कमी, यानी प्रेरणा आपको सफलता के लिए नई ऊर्जा प्रदान करती है, तो इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। कभी कभी बिना किसी प्रेरणा की तैयारी करते हुए आपको नकारात्मक सोच आ जाती। अब क्या होता है कि मैंने एग्ज़ाम दे के आ गया, अब एग्ज़ाम दे के आ गया कि अब मुझे लग रहा मन में क्या लग रहा, अरे यार वो क्वेश्चन नहीं बना, वो दूसरा वाला क्वेश्चन का मैंने ए लगाया है या बी लगाया है, मैं तो खुद ही भूल गया। अरे वो क्वेश्चन आया था ना जिसने अपन सॉल्व किए थे, उसमें मैंने सी लगाया यार, वो धोखे से अलग गोला लगा दिया। तो कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती हैं, मन भटकता है और नकारात्मक सोच आता है। फिर ऐसी बातें आने लगेंगी, अरे यार कभी मैंने गलत कर दिया, कहीं फेल ना हो जाऊँ, कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं। अब जब ये सारी मन में चीज़ें चलती रहेंगी तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा।
तो हमें एक सकारात्मक प्रेरणा को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, और सकारात्मक प्रेरणा ही ऊर्जा प्रदान करता है। नकारात्मक से हमेशा दिमाग को हानि होगी और पढ़ाई पर तो नुकसान होगा ही होगा। सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लिए, और ऐसे व्यक्तियों से प्रेरणा लिए जो आपको सही मायने में बताए। अब पता चला आप चले गए दूसरे व्यक्ति के पास और उससे बोल दिए कि भाई मैंने 68 या 69 नंबर का किया है, मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो वो बोलेगा अरे यार फिर क्या फ़ायदा, 78 जाएगा कट ऑफ, तेरा नहीं हो पाएगा, तो क्या करेगा। अब उसने निगेटिव बोल दिया। जब निगेटिव बोल दिया तो वो दिमाग में प्रेशर एनी टाइम घूमता रहेगा, अरे यार उसने क्या बोल दिया। तो ऐसे लोगों के पास तो आप जाओ ही मत। ऐसे लोगों के पास सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो कि भाई तेरे पास तो जाना ही नहीं है, सीधी बात। यानी जो व्यक्ति आपको पॉजिटिव वे में सब कुछ जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उनके पास आप जाओ। ऐसे क्या होता है कि हमारी जो मानसिक स्थिति होती है वो हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए बरकरार रहती है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं किसी और क्षेत्र में रुचि होना। देखो, रुचि होना भी अपने आप में एक तरह का काफ़ी अच्छा बात है। रुचि होना इसलिए बात है क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मुझे कंप्यूटर पढ़ना बहुत पसंद है ना, तो मेरा उसमें फोकस बहुत ही अधिक होगा, है ना। तो रुचि बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई में कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में हमें रुचि बनाना होगा। रुचि बनाएंगे, जिस क्षेत्र में दिल लगता है ना, तो उस क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, तो ये 10 कारण थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि कैसे करें इन परिस्थितियों में तैयारी। यानी ऐसा मेरा मानना है कि कठिनाइयाँ तो जीवन में आएंगी, जाहिर सी बात है, चुनौती तो जीवन में आएंगी ही, और उसका डटकर सामना करना होगा, उससे भागना नहीं है। अपने आप को संयम बनाना होगा, सहनशीलता बनाना होगा, और विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे ढाला जाता है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। मैंने एक चीज़ बात कही थी कि उदास निराश मत हो मेरे यारा, उदास निराश मत हो मेरे यारा, अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है, टूट मत जाना इस कदर, जीत के जश्न में डूबना बाकी है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षा दे रहे युवाओं की दास्ता क्या है। साधारण शब्दों में कहूँ तो कोरोना काल में परीक्षाएं की तैयारी कर रहे युवाओं पर भी जोर का धक्का पड़ा है। यानी जो बेचारे लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनकी आयु सीमा सबसे गंभीर अवस्था है। मान लो अगर आयु सीमा 40 है और जो व्यक्ति 38 से 39 साल का है, और कोरोना की गंभीर अवस्था के कारण जब वैकेंसी नहीं आई, तो उसमें वो क्या होगा, उसकी एज क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जब एक एज बढ़ जाएगी तो उसके लिए गंभीर अवस्था हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब परीक्षाएं अगर स्थगित हो जाती हैं तो तैयारी कर रहे युवाओं को निराशा और मायूसी देखने को मिलती है ना। वैकेंसी ना आने पर विद्यार्थियों का मनोबल गिरता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। खैर, सरकार धीरे धीरे काम करेगी, और सरकार जो है इस पर अमल कर रही है, और सरकार को भी दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि वह प्रॉपर वे में काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय में उम्मीद है कि अच्छा काम करेगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी तैयारी लगातार करती रहनी है, समय का सदुपयोग करना है, मोबाइल या लैपटॉप का उतना ही उपयोग करना है जो हमारे हित में हो, जो सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दे, उन्हीं सबको डिवाइस को यूज़ करना है, और लगातार पढ़ते रहना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।